हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन एग्री। और आज की इस वीडियो में आपका जो है फसलों का वर्गीकरण का खात्मा होने वाला है। एक ही वीडियो में टोटल खात्मा करेंगे हम फसलों का वर्गीकरण, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो है बीसीसी एग्जाम में भी पूछा जाता है। और एक अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे बुक से मिल के बना है, एक पीडीएफ तैयार हुआ है। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको देखने से जो है आपको कोई भी वीडियो अदर कुछ नहीं देखना पड़ेगा, और एक ही वीडियो में। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं। टाइम बहुत ही कम लेंगे और एक ही वीडियो में हम सारा समाप्त करेंगे। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिशन एग्री के साथ बने रहिए। ओके, ओनली सपोर्ट मी। आप सपोर्ट करो, बस ये काफ़ी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि 12th का है। ओके, 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इनसे अगर आप ये करोगे तो आपको जो है सबसे पहला पॉइंट, आपको ऑब्जेक्टिव्स आपको नहीं करने पड़ेंगे, अदरवाइज से आपको सब्जेक्टिव भी इसी में इंक्लूड है। ओके, और बीसीसी में जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी इसमें इंक्लूड है। और भी अगर आप बीसीसी का क्वेश्चन पलट के देखना, अगर नहीं मिले एक भी क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर से अगर नहीं बनता है तो फिर आप हमको बोलना। ऐसा होगा ही नहीं कि इस चैप्टर सबसे नहीं बनेगा, अगर आप पूरे वीडियो देखते हो तो। ठीक, ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई यहाँ पे। और इसमें बात करूँ मैं तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बीच में पूछा जाएगा, तो उसका भी आपको आंसर करना है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला बात आता है फसलों का वर्गीकरण, हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आप देख रहे हो फसलों का वर्गीकरण। तो फसल का जो है क्लासिफिकेशन जो क्रॉप्स का होता है, वो सारी बात इसमें बताया गया। फसल क्या है, इसके अंदर क्या क्या बात होगी, जीवन आधार पे, मसालों की खेती, सारे खेती पे हम बात करेंगे। ओके, ये देखिए जैसे आपको फसल पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे फसल। तो फसल क्या होता है? फसल वो होता है जिनको जो मनुष्य जो है उपयोग के लिए उगाता है, और वे अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान रखने जाता है उनको। लेकिन बुक की लैंग्वेज से पहले हम खुद का लैंग्वेज एक बार देखेंगे। ठीक, तो चलिए अब फसल पे हम बात करते हैं। ओके, जो कि फसल क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। तो एक फसल एक संवर्धित पौधा है जिसे बड़े पैमाने पर वाणिज्य उपयोग के लिए उगाया जाता है। ओके, फसल जो है संवर्धित पौधा है जिसे जो है बड़े पैमाने पर वाणिज्य उपयोग के लिए उगाया जाता है, उसको हम फसल कहते हैं। इसको जो वाणिज्य उपयोग के लिए उगाया जाता है। ठीक, क्यों उगाया जाता है? कि अर्थव्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, इसीलिए इनको जो है उगाया जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप्स। ठीक, अब आप बुक की लैंग्वेज देख सकते हो। पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। ठीक, जिसको मनुष्य क्या करता है? अपने उपयोग के लिए उगाता है। ठीक, और वो क्यों उगाता है? ताकि उसका अर्थव्यवस्था जो वो ठीक रूप से चल सके। ठीक, ठीक रूप से चल सके, तो इसीलिए उसको हम फसल कहते हैं। ठीक, तो ये सारी बात जो है फसल का हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? आई थिंक आ गया होगा। ठीक, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये आप बोल दोगे कि फसल किसे कहते हैं, तो एक फसल आप ये दो डेफिनेशन बोल सकते हो, एक ये रहा, एक ये रहा, और मतलब ये या ये। ठीक, तो इसमें देख सकते हो एक फसल एक संवर्धित पौधा है जिसे बड़े पैमाने पर वाणिज्य उपयोग के लिए उगाया जाता है। ठीक, और दूसरा हम बताए पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में उपयोग के लिए उगाता है, और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप्स। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं फसलों से प्राप्ति। तो फसल से जो मनुष्य को क्या प्राप्ति होगा? मनुष्य को जो है फसल से क्या प्राप्ति हो सकता है? सबसे पहले जो है आपको मैं एक बता दे रहा हूँ क्या प्राप्ति हो सकता है। 1 मिनट देखिए। सबसे पहले जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है पौधा, और क्या देता है हमको? ऑक्सीजन देता है, और इनके साथ हमको एनर्जी देता है। तो हम बोल सकते हैं कि पौधा जो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग से लेता है, और ऊर्जा और ऑक्सीजन हम लोग को प्रदान करता है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि फसलों से प्राप्ति, तो सबसे पहले मनुष्य भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधीय लकड़ी प्राप्ति होता है। ठीक, फसल से क्या प्राप्ति होता है? मनुष्य को जो है भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, ये सारे प्राप्त होते हैं। ठीक, ये आपको पता है, लकड़ी पेड़ से आता है, औषधि भी पत्तियां से बनती है, और भी बहुत सारे पौधे से, मसाला भी। ठीक, और दूसरा पशु और पक्षी को क्या फायदा है? तो उनके लिए जो चना या चाना बोल सकते हो आप। ठीक, दाना प्राप्त होता है। ओके, या चारा बोल सकते हो।
ठीक, ये पशु और पक्षी के लिए प्राप्त होता है। और थर्ड पॉइंट, उद्योग के नज़र से हम देखें तो उद्योग के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे आपको चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय उद्योग इत्यादि के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट रहा आपको फसलों की प्राप्ति। अगर आप ये देखते हो, आपको एनसीईआरटी मत पलट के देखना, एश्योर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, अब पौधे का महत्वपूर्ण कार्य और जीवन, अभी जो मैं आपको बताया हूँ कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे लेता है और ऑक्सीजन और एनर्जी हम लोग को प्रदान करता है। दिस इज ऑल अबाउट जो है किनके बारे में, इंपॉर्टेंस वर्क ऑफ ट्रीज। ओके, पौधे के महत्वपूर्ण कार्य और लाइफ जीवन के बारे में। तो वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन और ऊर्जा मनुष्य को प्रदान करना। तो पहला पॉइंट अब आपको बता दिए थे, वातावरण से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और मनुष्य को क्या देगा इनके रूप में, ऑक्सीजन देगा और इनके साथ साथ क्या, ऊर्जा, इनके साथ साथ ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें हम, ये पौधे का महत्वपूर्ण कार्य ये था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऑक्सीजन के बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। हमको पता है कि अगर हम 5 मिनट या 2 मिनट, हाँ 2 मिनट जी सकते हैं आप, 5 मिनट तक मुंह को बंद रखो, बिना ऑक्सीजन आप मत लो, ठीक, ढक लो, दबा लो, तो आपका ज़िंदगी निधार हो जाएगा, आप स्वर्ग में सिधार हो जाइएगा। ठीक, तो इसलिए ऑक्सीजन के बिना जो है प्राणियों का जीवन संभव नहीं है, या वो मनुष्य हो, चाहे मनुष्य हो या फिर पशु हो, या फिर पशु हो या फिर पक्षियाँ हो, तो जीवन संभव नहीं होने जा रहा है ऑक्सीजन के बिना। ओके, तो ये जो है पौधे का महत्वपूर्ण कार्य है, ये पौधे के महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, और देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट पे, विश्व के सभी प्राणी का जीवन जो है प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर करता है। अगर हम मार्केट जाते हैं, ठीक, कोई जाता है तो ये नहीं बोलता है कि पीली सब्जी लाना, ओके, ये नहीं कहता है पीली सब्जी लाना, सब कहता है हरी सब्जी लाना। हम लोग क्या कहते हैं, हरी साग खाते हैं, हरी पत्तियाँ मतलब हरी साग खाते हैं। ओके, हरी सब्जियां खाते हैं, ठीक, जिससे हमको विटामिन से मिलते हैं। ठीक, ये सारे आते हैं। तो विश्व में जो है सभी प्राणियों किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, और जो है, और एक बात याद रखना, हम जो है, हम लोग जो है, मनुष्य जो है मैन, मनुष्य जो है वो ट्री, पेड़ पे डिपेंडेंट होते हैं। मनुष्य जो है पेड़ पे डिपेंडेंट होते हैं, और पेड़ जो है ये भी मनुष्य पे डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमंस एंड ट्रीज आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ओके, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक, वी कैन से दैट। ओके, हम बोल सकते हैं कि प्लांट जो है, पौधे और मनुष्य जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो है आपको बता दिया कि विश्व के सभी प्राणियों का जीवन जो है प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर होता है। और वानस्पतिक नष्ट हो जाने पर धीरे धीरे पृथ्वी, अगर जो है सारे हरे पौधे नहीं, सारे पौधे अगर नष्ट हो जाते हैं, वनस्पतिक में जितने पौधे हैं वानस्पतिक रूप से वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएगी, तो पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे पहुंच जाएगी और नष्ट हो जाएगी। ओके, जब पृथ्वी जो है वो आपको नष्ट हो जाएगी। ओके, अब चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात हम करें तो ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पे बात अब करें तो ऋतु के आधार पर, तो सबसे पहले फसलों का अंकुरन जो है वृद्धि एवं रखने के लिए निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा, प्रचंडता एवं समय आदि पर निर्भर करता है। ओके, 1 मिनट, यस, ठीक। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हमारे देश में 3 वर्गों में किया गया है। सबसे पहले आप ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है, फसलों को अंकुरन, वृद्धि और रखने के लिए निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा की प्रचंडता और समय आदि पर निर्भर करता है। ठीक, फिर तो ऋतु को जो है हमारे देश में 3 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में, हमारे वर्ग 3 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है ऋतु को 3 वर्ग में, एक है खरीफ, एक है रबी, एक है गर्मा। ठीक, एक है खरीफ, एक है रबी और एक है गर्मा। ऋतु को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप आंसर करो कि आर्थिक महत्व वाले पौधे का ऐसा समूह जिससे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। आप आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ठीक, आपको आंसर करना है। ठीक, और आप बताओ कि फसल का वर्गीकरण जो है किसके आधार पे किया गया है, किसके आधार पे किया गया है, ये भी आप बताओ। ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नहीं, आपको आंसर करें, क्योंकि मैं अभी बताया हूँ तो ऑप्शन का कोई काम नहीं होगा। ठीक, तो ऋतु के आधार पे आपको बता दिया कि ऋतु के आधार पे जो है हमारे देश में 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा खरीफ, सेकेंड हमारा रबी और थर्ड है गर्मा। हम एक एक पे बात करेंगे, 1 बाय 1 पे हम बात करेंगे, सभी पे बात करेंगे। ओके, यस यस। फर्स्ट आता है हमारा खरीफ फसल, फर्स्ट है हमारा खरीफ, खरीफ पे बात करेंगे तो खरीफ की फसल, यस 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 यस, खरीफ की फसल जो है
कोई फसल को शरद ऋतु में हम फसल का मानसून की फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक। खरीफ मौसम को क्या, खरीफ फसल को हम शरद ऋतु के फसल या मानसून के फसल के रूप में भी उगाया जाता है। इस फसल को जून जुलाई में बुआई किया जाता है और इस फसल को जो है जून जुलाई में बुआई किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, ठीक। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट में दिया हूँ आप लोग को कि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक। और अगर हम खरीफ मौसम का उदाहरण की बात करें तो मक्का, मूंगफली और धान, ज्वार, उड़द, जूट, इसमें धान नहीं, हाँ धान तो फर्स्ट है ना, ठीक। धान ये सारे जो है खरीफ मौसम के हैं, ठीक, खरीफ मौसम के हैं, ठीक। और यह जो है वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। खरीफ मौसम का फसल कब उगाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ठीक। ये बात आप याद रखना, ठीक। ये दिस इज ऑल अबाउट खरीफ क्रॉप, दिस इज ऑल अबाउट खरीफ क्रॉप्स। आपको बता दूं अगर ये सारे आप कर ले तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे, ठीक। अगर आपसे पूछा गया कि मूंगफली जो है, मूंगफली किस ऋतु का फसल है, तो ऑप्शन देगा आपको रबी, सेकेंड खरीफ, थर्ड गर्मा। तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होना चाहिए खरीफ, ओके। ये होगा आंसर, ओके। तो ये सारे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक। अब सेकेंड पे हम बात करें रबी क्रॉप, हम रबी क्रॉप पे बात करें तो रबी क्रॉप क्या होता है, तो इस फसल को पकने के लिए अधिक तापमान और अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस फसल को जो है पकने के लिए अधिक तापमान और अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। किसको पकने के लिए, रबी क्रॉप को। सुनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनने से ही होगा आप लोग को। और यह जो है शीतकालीन ऋतु में उगाई जाती है। इसको कब, शरद, शीतकालीन ऋतु कब होता है, चलिए बताइए। और शीतकालीन शीतोष्ण का एक फल का नाम बताइए, शीतकालीन ऋतु का एक फल का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसकी बुआई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं और कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं। रबी फसल को जो हम बोते हैं कब, अक्टूबर नवंबर में, और काटते हैं कब, मार्च अप्रैल में काटते हैं, ओके। किसको, रबी फसल को, ठीक। अब बताइए खरीफ फसल का 3 उदाहरण कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। 3 उदाहरण आपको बताना है। और खरीफ फसल हम कब लगाते हैं और कब काटते हैं ये भी बताना है आपको, ठीक। ये भी बताना है, जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, ओके। प्रैक्टिस होगा। और इसका बुआई जो हम आपको बता दिए कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई करते हैं मार्च अप्रैल में। इसका कटाई छटाई करते हैं रबी क्रॉप्स का, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। आ रहा है तो लाइक करो, ओके, मोटिवेट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण पे बात तो की ही नहीं, तो इनके उदाहरण पे अगर हम बात करें रबी क्रॉप का, तो इनका उदाहरण होगा चना, गेहूँ, मसूर नहीं, मसूर तो आपको कपिल शर्मा से होगा, मसूर डॉक्टर था, ये मसूर होगा, ऐसे होगा ना, यस मसूर, ठीक। मसूर ये दाल है, ठीक। सरसों, आलू इत्यादि ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। दिस इज ऑल किनके अंतर्गत आते हैं, रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो आई होप आपको खरीफ अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए बताइए ऋतु के आधार पर फसलों को कितने वर्ग में बांटा गया है, बताइए। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5, चलिए बताइए, ठीक। ऋतु के आधार पर फसलों को कितने वर्ग में बांटा गया है, ओके, ये आप बताइए। और आपका नेक्स्ट है गर्मा। गर्मा क्या है, तो इस वर्ग की फसल को, अरे यार यहाँ मिस्टेक हो गया ना थोड़ा, यहाँ होता पकने, लिखा गया पत्नी पति लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक। तो इस वर्ग की फसलों को जो है पकने के लिए जो अधिक तापमान और अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक, पता है, ठीक, गर्मा को। और मेन पॉइंट यह है कि इसको जो है हम मार्च अप्रैल में लगाते हैं, इनको हम मार्च अप्रैल में लगाते हैं और मई जून में काट लेते हैं, ओके। किनको, गर्मा को। और इनका उदाहरण की बात करें तो मूंग, उड़द, खरबूजा, तरबूजा, सूर्यमुखी इत्यादि। तो ये सारे किन के एग्जाम्पल है, ये सारे जो है सारे आपको गर्मा फसल के अंतर्गत आता है, ये सारे गर्मा फसल के अंतर्गत आता है। दिस इज ऑल टेक फ्रॉम गर्मा फसल के अंतर्गत आता है, ठीक। आपको बता दिए खरीफ आपको पता चल गया, रबी आपको पता चल गया और गर्मा आपको पता चल गया। तो ये जो है ये किनके अंतर्गत था, आप बताइए कि ये क्या था। तो ये आपको था ऋतु के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला था हमारा खरीफ, 1 मिनट देखिए, ऋतु के आधार पे 3 में बांटा गया था। पहला था खरीफ, दूसरा था आपका रबी, तीसरा था आपका गर्मी। तो आप बताइए खरीफ को हम कब लगाते हैं और आपको हम रबी को कब लगाते हैं और गर्मा को कब लगाया जाता है, ये और कब कटाई छटाई कब होता है, लगाया कब जाता है,
काटा कब जाता है, लगाया कब जाता है, काटा कब जाता है, लगाया कब जाता है, काटा कब जाता है। आप बताइए, तीनों को कमेंट सेक्शन में बताइए, फ्री रिवीजन हो पाएगा। अगर नहीं बताते हो तो आप पीछे रहोगे, मैं नहीं, ठीक। तो चलिए एक ही वीडियो में आपको पूरा खत्म कर दूंगा ये, आप परेशान मत हो। तो गर्मा समझ में आ गया आई थिंक। जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, अब जो जीवन चक्र जो है इनके आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे हम, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे जीवन चक्र क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक। लाइफ साइकिल पे करेंगे हम कि इसका कैसे वर्गीकरण किया गया है, ठीक। तो ये तो पहले अपना पूर्ण वृद्धि करेगा, ठीक। विकास में जितना समय लेगा, इस आधार पर इनको जो 3 वर्ग में बांटा गया है, ठीक। तो देख लीजिए, जीवन के आधार पर फसलों को 3 वर्ग में बांटा गया है, ठीक। कितने वर्ग में, 3 वर्ग में बांटा गया है। तो एक है आपका 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, ओके। ये जो है ना, ये ऐसे होता है 2 वर्षीय, ये लिखना बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, इसलिए ये नहीं हुआ तो हम ये लिख दिए, बात तो बराबर है, ओके। तो डोंट वरी। तो ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं, 1 वर्षीय क्या होता है। तो इस फसल को जो है हम, इस 1 वर्षीय जो है इस फसल को हम कब लगा, इसको बताएंगे भी कि अपना जीवन साल जो है 1 साल में पूरा करेगा या इनसे कम समय में पूरा कर लेगा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ठीक। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं 1 वर्षीय फसल। पहला आया हमारा 1 वर्षीय फसल, यस 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 यस। इस फसल जो है, इस वर्ग की फसल अपना जीवन चक्र जो है 1 साल या इससे कम समय में पूरा कर लेती है, ठीक। कौन, 1 वर्षीय फसल, ठीक। इस समय अवधि में उगने से लेकर पकने तक का सम्मिलित है, और इस समय या अवधि में जो है उगने से लेकर, जब उगता है उससे लेकर पकने तक का जो है समय सम्मिलित रहता है, उगने से लेकर पकने तक का समय सम्मिलित रहता है 1 वर्षीय फसल में, ठीक। 1 वर्षीय फसल में। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना, मसूर, सोयाबीन, पालक, ये सारे जो है 1 वर्षीय फसल के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होता है कि ये अपना जीवन चक्र जो है 1 साल या इससे कम समय में पूरा कर लेता है, 1 साल या इनसे कम समय में पूरा कर लेता है, उसको हम 1 वर्षीय फसल बोलते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, इस वर्ग की फसल अपना जीवन चक्र 1 साल या इनसे कम समय में पूरा कर लेती है, और इसमें जो है उगने से लेकर पकने तक का समय सम्मिलित रहता है। इनके एग्जाम्पल जो है धान, गेहूँ, बाजरा, मूंग, चना इत्यादि है, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट जो है एनुअल क्रॉप्स, जिनको हम बोलते हैं 1 वर्षीय फसल, ठीक। अब हम 2 वर्षीय पे चलेंगे, फिर वहाँ 2 वर्षीय आपको वो देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, आपको परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ओके, परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आपको लिख दीजिए द्विवर्षीय, ओके। देखिए, इस वर्ग की फसल प्रथम वर्ष में तो अपना वानस्पतिक वृद्धि करती है, ठीक, वृद्धि करती है, और दूसरे वर्ष में जो है पौधे में फूल, रुकिए इसको हम डायग्राम के साथ बताते हैं यार। ये रहा आपका फसल स्टीम रहा, ठीक। ये रहा आपका रूट, वो पेड़ में नहीं बना रहा हूँ यार, ये रहा आपका रूट, ठीक। और ये रहा आपका शीश, मान लो ये रहा शीश, ठीक, ये रहा शीश, ठीक, ठीक। और जो है ये देखिए, ये फसल जो है अपना जीवन चक्र जो है प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करता है, जो है इसका वृद्धि होता है प्रथम वर्ष में, ठीक। ऊपर से और पत्तियां ये सारे निकलते हैं, ठीक। ये सारी पत्तियां जो है, 1 मिनट, ये देख लो, ये सारे जो है पत्तियां निकलते हैं प्रथम वर्ष में, ठीक। ये सब पत्तियां निकलते हैं, ठीक। और दूसरे वर्ष में क्या होता है, दूसरे वर्ष में पौधे में फूल और फल आते हैं, और दूसरे वर्ष में जो है पौधे में क्या आते हैं, फूल आते हैं, और यहाँ पे आपको फल देखने को मिलेंगे, ओके, फूल और फल देखने को मिलेंगे। और इनके साथ साथ बीज भी तैयार करते हैं, और इसमें जो है आपको, इसमें आपको जो है सीड देखने, इसमें भी बीज रहता है, या फिर आपको दूसरी तरफ से मिलेगा, बीज तैयार होता है, ठीक। और इस प्रकार ये अपना जीवन चक्र जो है, इस प्रकार जो है, 1 मिनट, जूम आउट प्लीज, प्लीज जूम आउट प्लीज बाबू प्लीज, ठीक। इस प्रकार जो ये अपना जीवन चक्र, ये इनका हुआ जीवन चक्र, ये हुआ इनका जीवन चक्र। अपना जीवन चक्र कितने वर्ष में पूरा करता है, तो 2 वर्ष में जो है इसका अपना चक्र 2 वर्ष में पूरा करता है, 2 साल में पूरा करता है, ठीक, 2 साल में पूरा करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हम 2 वर्षीय। अब मैं बता दूं, ये आपको बड़ा पौधा इसीलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इसका एग्जाम्पल छोटा पौधा ही होगा, ठीक, ये मैं पहले बता दिया। तो इसके एग्जाम्पल चुकंदर प्याज होंगे, आपको समझाने के लिए ही मैं आपको ये डायग्राम आपको लिया था, ठीक।
दिस इज अबाउट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, यस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। ठीक, द्विवर्षीय आपका कंप्लीट हो गया। बहुवर्षीय क्या होता है, अब हम बात करेंगे बहुवर्षीय क्या होता है। सॉरी, 1 मिनट प्लीज, मार्कर, क्या हो गया यार। बहुवर्षीय पे बात करेंगे। यस, तो बहुवर्षीय क्या होता है कि इस वर्ग का फसल जो है, इसमें मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊँ तो उतना अच्छा डायग्राम है नहीं मेरा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक, बहुवर्षीय, ठीक, इस वर्ग का फसल जो है, इस वर्ग का फसल जो है आपको, जैसे आप ले लो, सबसे पहले तो बहुवर्षीय आपको नेपियर घास रीछ का होगा। ठीक, नेपियर घास रीछ का होगा, सॉरी। ठीक, मैं एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा डायग्राम मैं ठीक बना रहा हूँ। ठीक, देखिए ये जो है, पहले सबसे पहले आप बहुवर्षीय होता है, इस वर्ग पहला जो है जीवन चक्र 2 साल या उससे अधिक समय में पूरा होता है। इसका जीवन चक्र जो है कि 2 साल या इनसे अधिक समय में पूरा होता है। मैं पहले बताऊँ, इनका मतलब हुआ इंक्रीज, इनका मतलब हुआ डिक्रीज। ठीक, तो 2 साल या उनसे अधिक समय में पूरा होता है। ठीक, और ये जो है अनेक वर्ष तक जीवित रहता है, ये अनेक वर्ष तक जीवित रह सकता है। और एक वर्षीय द्विवर्षीय फसलों के समान फूल फल देते हैं। जैसे मैं आपको एक वर्षीय बताया, बहुवर्षीय बताया, उस समान ये भी फूल फल देते हैं। ओके, फूल फल देते हैं और बीज तैयार करते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। देखिए, इस वर्ग की फसलें अपना जीवन चक्र जो है 2 साल या इससे अधिक समय में पूरा कर लेती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यह अनेक वर्ष तक जीवित रहती है, साथ ही 1 वर्षीय 2 वर्षीय फसलों के समान फूल फल तथा बीज तैयार होने के बाद भी इनका जीवन चक्र जारी रहता, चलता रहता। और इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे, नेपियर घास, ओके, नेपियर रिज का, ठीक, नेपियर घास और रिज का इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप हम चलते हैं, जीवन महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जीवन के जो है महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ओके, इम्पोर्टेंस। ठीक, उसकी हम बात करेंगे तो पहला जो है हमारा अनाज की फसलें या धान की फसलें आता है। तो सबसे पहले इस वर्ग की फसलें के दाने अनाज के रूप में खाने के उपयोग में लाते हैं हम। ठीक, और सेकेंड बात है, इनका वानस्पतिक अंग पशुओं को खिलाया जाता है। ठीक, अनाज क्या, जिनसे हमको अनाज प्राप्त हो, और धान की फसलें। ठीक, तो सबसे पहले जो इनको क्या करते हैं, दाने अनाज के रूप में हम खाने के उपयोग में लाते हैं, और इनका वानस्पतिक अंग की बात करें तो इसको हम पशु को खिलाने का काम आता है। ठीक, वानस्पतिक अंग, और इसके अंतर्गत धान गेहूं के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा और भी कुछ, जैसे सांवा, काकून, मड़वा, कुटकी, ये सारे हैं। ठीक, इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, अच्छा लगेगा। ओके, ये क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक, जिसमें पहला है अनाज की फसलें, जिनको हम धान की फसलें बोलते हैं। तो आपको पता चल गया क्या होता है, ये होता है धान की फसलें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दलहनी फसलें। अब दलहनी फसल पे हम बात करेंगे। तो दलहनी फसल क्या होता है, दाने और बीज को प्रोटीन का मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। दाने और बीज को जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इन्हें दाल के रूप में खाया जाता है, और दलहनी फसल को जो है दाल के रूप में खाया जाता है। और दलहनी फसल के एग्जाम्पल जो है, जितने दाल वाली फसल आता है, आप दलहनी फसल ऐसे भी याद रख सकते हो, दाल वाली फसलें के अंतर्गत जो फसल आता है उनको हम दलहनी फसल बोलते हैं। अरहर, चना, मूंग, उड़द, ठीक, ये सारे जो है दलहनी फसल हैं। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका तिलहनी फसल। तो तिलहन फसल के अंतर्गत जो जितने तेल वाले फसल आते होंगे, जितने तेल वाली फसल आते होंगे वो तिलहनी फसल के अंतर्गत आते होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत जो दलहनी और अंदली, जो दाल वाली है और जो दाल वाली नहीं है, वो दोनों फसल जो है इनके अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जिनके दाने और बीज तेल के मुख्य स्रोत है। जिनके जो है दाने और बीज जो है ये तेल के मुख्य स्रोत हैं, जैसे कुसुम, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, ये सारे जो है तिलहनी फसल के अंतर्गत आते हैं। और रेशे वाली फसल पे हम बात करेंगे। तो रेशे वाली फसलें जो है, जूट स्कूल का मुख्य फसल है रेशे वाली का, उदाहरण कपास, जूट, पटसन इत्यादि इनका मुख्य फसल है। ठीक, अब पॉइंट है हमारा चारे वाली फसल। चारे फसल, इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको रेशे वाली फसल आपको पता है, जिससे जो है रेशा तैयार किया जा सकता है। तो रेशा हम किससे तैयार करते हैं, जूट से करते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशे फसल का उदाहरण दीजिए, तो आप कपास, जूट दे सकते हो। ठीक, पटसन, जूट, ठीक, कपास, ठीक, सनई भी बोल सकते हो। ठीक, तो देखिए ये रेशे वाली फसल है, चारे की फसलें जिसको, जिससे कि चारा प्राप्त कर सके। ठीक, जिससे कि चारा प्राप्त कर सके और पशु को हम खिला सकें, और उनसे जो है हम
अधिक दूध उत्पादन कर सकें, वो एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ेंगे, आप परेशान मत हो। इसके अंतर्गत आने वाली फसलों को केवल चारा प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है और इनका प्रयोग हरे एवं सूखे चारे के रूप में करते हैं। ओके, ये चारे की फसलें होती हैं और इनके अंतर्गत जो है बाजरा, कुल्थी, ग्वार, मक्का, बरसीम, नेपियर, लोबिया, ये सारे जो है इनके अंतर्गत आती है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट चारे की फसलें। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा चारे की फसलें क्या होता है। चलिए बताइए चारे की फसलें का आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। आपका पहला क्वेश्चन, एक वर्षीय फसल का तो उदाहरण दीजिए। देखिए ये सब पूछा जाता है, आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपको जब आप 12th करोगे, 12th में बीसीसी में, तो आपको बस एक ही देना है उसमें। एक वर्षीय फसलों का दो उदाहरण दे। सेकंड, बहुवर्षीय फसलों का दो उदाहरण दे और बहुवर्षीय फसलों का दो उदाहरण दे। ठीक, कि ना बताइए। दूसरा क्वेश्चन, जीवन चक्र के आधार पर फसलों को कितने वर्ग में बांटा गया है, ये बताइए। ठीक, ये बताइए। थर्ड क्वेश्चन आपका, दाल वाली फसलों का तीन उदाहरण दे। ठीक, चलिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रेशे वाली फसल किसे कहते हैं, ये बताइए। रेशे वाली फसलें किसे कहते हैं, ये बताइए। ठीक, ये बताइए, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक ठीक, तो चारे की फसलें का आपको बता दिए हम कि चारे की फसलें क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अब, यस सरकरा की फसलें। आपको पता सरकरा जिससे हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, सरकरा हम कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, जैसे गन्ना में सरकरा कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आपके लिए एक मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। गन्ना का फसल आपको पता है, ये मोटा हो गया जाएगा तो कुछ, तो मान लो ये बांस की तरह ही होता है, लंबा होता है। मैं यहाँ पे छोटा है तो मैं छोटा नहीं कर पाऊँगा। यहाँ आपका रूट रहा। ठीक, यहाँ आपका रूट रहा। ठीक, ये भी बांस की तरह होता है, पतला ही होता है। ठीक ना, ऐसे एक एक करके होता है। ठीक ना, एक एक करके। देखिए इनका ये जो है, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, 1 मिनट, ये पार्ट आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्टीम, जिनको हम तना बोलते हैं। ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये होता है रूट, जिनको हम जड़ बोलते हैं। ओके, तो ये जो है इनको आप बोल सकते हो, ये उनका तो मेन डायग्राम नहीं बना, लेकिन फिर भी आप इनको बोल सकते हो, ये गन्ना का पौधा है, गन्ना का पौधा सॉरी पेड़ कैसे होगा, पौधा है। ठीक, गन्ना का पौधा है। ठीक, देखिए तो ये गन्ना का पौधा है, इसमें जो ये स्टीम है, स्टीम में जो है स्टीम, ये सारी स्टीम जो है इसमें आपको गन्ना संग्रहित रहता है, गन्ना इसमें पाया जाता है इसमें। और इनके साथ साथ आपको ये जो जड़ जो आप देख रहे हो, ये जड़ जो आप देख रहे हो, ये जड़, इसमें भी गन्ना प्राप्त होता है, इसमें भी गन्ना पाया जाता है। जड़ और स्टीम में जो आपको पूछेगा कि गन्ना जो है, गन्ना की पेड़ से हम शर्करा कहाँ संग्रहित रहता है गन्ना का पेड़ में, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए कि स्टीम में और रूट में, ये दोनों में रहता है। ठीक, ये दोनों में रहता है। ठीक, ये आपको इम्पोर्टेंट बात था जो आपको बताया गया है। ठीक, चलिए अब देखिए गन्ना की फसल। ठीक, यस, तो इस वर्ग की फसलें एवं जड़ में संकरा रहता है, जिसके बाद चीनी तैयार किया जाता है। ठीक, ये आपको बताइए, जैसे गन्ना और चुकंदर इसके मुख्य फसल है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सब्जी वाले फसल। इन फसल के परिवर्तित जड़ों तथा तनों के साथ पत्तियों को जो है खाने के उपयोग में भी लाया जाता है। सब्जी वाले फसल में क्या होता है, सब्जी वाले फसल में जो हम जड़ भी खाते हैं। चलिए अब बताइए कौन सा सब्जी का जो है, कौन सा सब्जी का हम जड़ खाते हैं, चलिए बताइए कौन सा सब्जी का हम जड़ खाते हैं, आंसर बताइए। ठीक, और कौन सा सब्जी का हम तना खाते हैं, ये भी बताइए। ठीक, और कौन सा सब्जी का हम पत्ता खाते हैं, तीनों का एग्जाम्पल बताइए। तो हम बता दें कि इन फसलों को परिवर्तित जो है जड़ों तथा तनों के साथ पत्ती खाने के लिए उपयोग में किया जाता है सब्जी वाले फसल। उदाहरण बैंगन, प्याज, आलू, भिंडी, मूली, परवल, टिंडा, सलजम, मेथी और भी बहुत सारे जितने आप देखते हो, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब्जी वाले फसल क्या कुछ उदाहरण हुआ। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उत्तेजक फसल क्या, जिससे हमको उत्तेजना बढ़ती है, जिससे हमको उत्तेजना बढ़ती है, उसको हम उत्तेजक फसल बोलते हैं। तो उत्तेजक फसल के अंतर्गत आता है, आपको इस फसल के प्रयोग शरीर में उत्तेजना आती है। ठीक, ये हम आपको बता दिए। तो जैसे चाय हुआ, कॉफ़ी आप पीते हैं तो उसके बाद एक नहीं होता है, एक अलग
लेवल का फीलिंग आता है, क्या होता है, उत्तेजना बढ़ती है, तो इसीलिए उसको हम उत्तेजित फसल, उससे हमारा सबसे पहले नींद कम आती है। वो क्यों आती है वो बायोम बताएंगे हम। ठीक ठीक। तो देखिए जैसे आपको एग्जांपल हुआ, आपको तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। तंबाकू, चाय, कॉफ़ी जो ये सारे इनके एग्जांपल्स है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है जड़ तथा कंद वाली फसलें। तो जड़ तथा कंद वाली फसलें क्या हो सकता है, जड़ तथा कंद वाली फसलें क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि जड़ और कंद वाली फसलें के बाद इस फसल के परिवर्तित जड़ों तथा तनों को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। चलिए इनके एग्जांपल आपको आलू, ये देखो जिनका हम जड़ और तना दोनों खाते हैं, जिनका हम जो है, जैसे आपको ये हुआ, सॉरी ये हुआ आपको सॉइल। ओके, ये हुआ आपका सॉइल, देखना अच्छे से, ये आपका सॉइल। ठीक। और ये आपका मैं अलग से बता रहा हूँ। ठीक है यार, कलर चेंज होता है, वो कलर नहीं मिल पा रहा मुझे। ये हुआ आपका, कैसे होता है यार, पोटैटो। ओके, ये हुआ आपका पोटैटो। ठीक, ये हुआ आपका पोटैटो। ठीक, सॉरी पोटैटो तो ऐसा होता नहीं है। ठीक, आपका ये हुआ आपका पोटैटो। ठीक, ये हुआ आपका पोटैटो। और इसमें देखिए ये पोटैटो को, और ये हुआ आपका पोटैटो में ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ आपका लीव्स। ठीक, ऐसे ऐसे लीव्स रहता है। ठीक, ऐसे ऐसे लीव्स रहता है पोटैटो का, तब ना आप इसको खा पाते हो। ठीक। और यहाँ जो है इसका क्या होता है, ये होता है इसका स्टीम, और इसमें जो आपको कुछ ट्यूबरेस देखेंगे, इसको हम आई बोलते हैं, इसे, इनको हम आई बोलते हैं। ठीक, तो आपको बायोम बताएंगे। ठीक। तो क्या होता है कि इसमें जो है जड़ और कंद को खाने में, तो इसको हम जो है, इनको कंद को, जड़ को, इनको हम खाते हैं। ठीक, ये जो है ये जड़ और कंद वाली फसलों के अंतर्गत में आते हैं। ठीक, आलू, शकरकंद, गाजर, गाजर, मूली। ठीक, गाजर, मूली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको, अगर सोयल है, ये एक सोयल है, देखो ग्रामेटिक डायग्रामेटिकली समझो यार, ये है। और आपको देखो जैसे मूली, आपको ये हुआ, सॉरी ये हुआ। ठीक, आप जब उखाड़ो आप देखना ऐसे आपको मिलेंगे। ठीक, ये हुआ। ठीक, और आपको इधर से जो है ऐसे होंगे। ठीक, इधर से जो है आपको ग्रीन मिलेगा। ओके। ठीक, और आप क्या करते हो, उसका इसका जो ये पोर्शन आप खाते हो। ठीक, और ये पोर्शन जो है इसका आप सब्जी भी बना सकते हो। ठीक, और पशु भी खा सकते हैं। तो ये सारे जो है जड़ और कंद वाले फसलों का एग्जाम्पल हुआ। ठीक, ये किनके अंतर्गत आते हैं, जड़ और कंद वाले फसलों का अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका लीफ हुआ, जिनको पत्ता बोलते हैं। ये आपका क्या हुआ, ये आपका तना हुआ। ठीक, स्टीम हुआ। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें, नकदी फसलें। सबसे प्रचलित क्वेश्चन आजकल का हो गया, प्रचलित क्वेश्चन आ गया, नकदी फसल किसे कहते हैं। तो इस वर्ग की फसलें इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके, वो तुरंत धन कमा सके, और इसको बेच के उसको हम नकदी फसल बोलते हैं। ठीक, अन्य आवश्यकता को पूर्ति के लिए, ठीक, कुछ और चीज़ खरीदने के लिए तुरंत इसको बेच। इनके भी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे सेम आपको मिलेंगे, आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्ची, इनके एग्जाम्पल्स हैं किनका, नकदी फसल का। ओके, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपको 12th लेवल में, और ये भी पूछे जाते हैं, इनके उदाहरण पूछते हैं। ठीक, तो ये आपका हुआ नकदी फसल का, आपको ये सारे बात हुआ। ठीक, टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे भी आपके सारे कुछ वीडियो, जितने भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आएगा सब इन पे मिलेंगे। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत आदमी पूछ रहे थे, बहुत सारे, कि व्हाट्सएप ग्रुप क्या हुआ, रिमूव मुझे क्यों कर दिया आप। तो यार मैं रिमूव नहीं करा हूँ, मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप अब अवेलेबल नहीं है आप लोगों के पास। ओके, जो भी आपको कुछ भी आपको प्राप्त करना होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। ठीक, वो हमेशा के लिए रहेगा, और वो भी डिलीट नहीं होगा टेलीग्राम से। ठीक, तो आज मैं सोच रहा था कि एक ही मैं लेक्चर में आपको पूरा वीडियो ख़त्म कर दूं फर्स्ट चैप्टर का, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो आपको मैं फर्स्ट चैप्टर का ले लिया हूँ। ओके, मैं 18 से तैयार स्टार्ट करने वाला था, लेकिन वैसे भी टाइम अभी बहुत है, तो इसलिए मैं एक एक कुछ कुछ जो इजी चैप्टर होता है, जो बेसिक रूप से हम बता चुके हैं, उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ओके, तो टेलीग्राम को ज्वाइन बिल्कुल करिए, टेलीग्राम ज्वाइन बिल्कुल करिए, इन पर क्लिक करिएगा, आपको खुलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक, तो ये आपको हुआ। और आगे पॉइंट जो है आपको मैं बता दूँ, ये आपको पढ़ लो, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सरकरा की फसलें पे बात करेंगे। ठीक, सरकरा की फसलें पे बात करेंगे, तो आपको पता है सरकरा की फसलें पे मैं बात कर चुका हूँ, तो इसको आप टिक करिए। सब्जी वाले फसलें पे बात कर चुका हूँ, टिक करिए। उत्तेजक फसलें पे बात कर चुका हूँ, टिक करिए। जड़ तथा कंद वाली डायग्राम के साथ बता चुके हैं।
बता चुके हैं ना। तो चलिए आप बता दीजिए, अगर आपको इतना बता दिए हैं तो आप बताइए, आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप बताइए। आप दलहनी फसल जो है जो है उसमें पानी का मात्रा अधिक लगता है या फिर कम लगता है? आपको अधिक लगता है या कम लगता है? आपको दो ऑप्शन है, आपको बोलना है। चारे की फसल जो है ये पूछा जाता है, जो वही पूछा हूँ। चारे की फसल का आप दो उदाहरण बताइए, ठीक। और इनके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए आप बताइए, आपको ये पूछा गया है, हाँ, घास परिवार के दो फसल का नाम बताइए जो कि घास परिवार का है, ठीक, वो बताइए। और आपको जो है गर्मा फसल का उदाहरण बताइए। जितना क्वेश्चन पूछा गया वो अब बताइए, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके बताइएगा फिर आगे बढ़ना है आपको, ठीक। तो सरकरा फसल जो है आपको बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं सब्जी वाले फसलें, ठीक। ये भी बता चुके हैं उत्तेजक फसलें, जड़ तथा कंद वाली फसलें पे बात हो चुका है। मसाले वाली फसलें पे हमको बात करना है, ठीक। तो मसाले वाली फसलें क्या होता है? इन फसलों को जो स्वाद और खुशबू के लिए मसाले, सब्जियां, अचार और कुछ खास पकवान के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक। इसके अंदर जीरा, धनिया, सौंफ, इलायची, हल्दी, जिनको हम क्या करते हैं, नहीं होता है। अगर कोई भी हम जैसे मीट बना रहे हो, ये जो नॉनवेज हो उनके लिए, जो मीट बना रहे हो, ठीक, बना रहे हो, ठीक, कढ़ाई लेते हो, इसमें देते हो, उसमें फायर करते हो, ठीक। जैसे बना रहे हो तो उसमें जैसे अगर आपको उसमें टेस्ट चाहिए, खुशबू चाहिए, तो उसमें तो आपको मीट मसाला देना पड़ेगा, ओके। और भी बहुत सारे, अगर आप खीर बना रहे हो, लो वेज के लिए, अगर आप खीर बना रहे हो तो खीर बनाने वक्त आपको क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले अच्छे अच्छे मसाले देने पड़ेंगे जो उसमें प्रयोग होते हैं, खीर मसाला, ओके। तो उनका प्रयोग करेगा तो उसमें क्या होगा, फिर ना उसमें खुशबू आएगा, टेस्टी होगा, ठीक। तो ये सारे जो है आपको मसाले वाली फसलों के अंतर्गत में आते हैं, ठीक। इलायची, हरी हल्दी, अदरक, मेथी, जीरा, धनिया, ठीक। आई थिंक आपको आ रहा होगा यार। लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, मोटिवेट करिए, फिर ही आगे वीडियो आएगा, वो तो आपको पता है। चलिए औषधीय फसलें, ये जो है डॉक्टरों आजकल के, जो पहले जो औषधीय रूप से ही कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं था तो औषधीय रूप से ही मरीज को ठीक किया जाता था, ठीक। इसके अंतर्गत आप इन फसलों के तने और जड़ पत्तों का पंचांग का प्रयोग औषधि उत्पादन, इसका जो है पत्ती और जड़ जो है और तने का प्रयोग हम औषधि बनाने के लिए करते हैं। जैसे आपको इनके एग्जाम्पल, इससे जो हमारे शरीर में जो है बहुत सारे जो है रोगों से हम बच सकते हैं, ठीक। तो इनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो आपका सबसे पहले, अगर आप पान खाते हो तो उसमें आपको पिपरमिंट दिखता है। आपको सर्दी होता है तो उसका काढ़ा पीते हो, वो तुलसी का होता है। आप मेंथा एक होता है, इसबगोल होता है। उसी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन औषधीय पौधे हैं, आपको इतने एग्जाम्पल्स में से कोई एक उसमें देगा तो आपको उसके टिक करना है, ठीक। ठीक, ऑटमोशिया है, कालमेघ है, क्वारपाठा है, घृत कुमारी, ये सारे तो एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, ये सारे बीसीसी में पूछे जाएंगे। लेकिन ये इसबगोल और तुलसी, मेंथा, पेपरमिंट, यहीं तक रहेगा आपका 12th में, ठीक। और धतूरा, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फल वाली सब्जी, फल वाली सब्जी क्या होता है कि इन फसलों के पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से भी फलों का विकास होता है। अंडाशय के साथ साथ जो है और पुष्प जो फूल बोलते हैं उनके अन्य भागों से भी फल का प्राप्त होता है, उसको हम फल वाली सब्जी बोलते हैं। जैसे आपको आम हुआ, अमरूद हुआ, ये सब तो आपको पता है, आपको बस इतना पता रखना है। अगर आपका आया फल वाली सब्जी, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखो, आम, कटहल, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। रोपस्टली जिनको रोप सकते हैं, ठीक, आपको बोलना कॉफ़ी, कोक, चॉकलेट बनाई जाती है जिनसे, ठीक। ये सारे पे आपको ये नहीं पढ़ना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, वानस्पतिक परिवार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस बॉटनिकल फैमिली के आधार पर कितने वर्गीकरण किया गया है जो है फसल को। तो एक आता है घास परिवार, इसके अंतर्गत जो है धान, गेहूँ, ज्वार, जितने भी घास वाले चीज़ है ये सारे घास परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। दलहनी परिवार, इनके जितने दाल वाली जो है वो परिवार, दाल वाले जितने भी चीज़ें होते हैं वो इनके परिवार, जैसे इनके मटर, चना देख लो, सब दाल के दाल हैं, सारे दाल हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सरसों परिवार, तो इसमें सरसों, राई, तोड़ी, सरसों के से जितने भी तेल वाले हैं, सरसों, राई, तोड़ी, ये सरसों परिवार का है, ठीक। कपास परिवार, रेशे वाले, कपास, पटसन, ठीक, जिससे रेशे प्राप्त होता है, तो कपास और पटसन दोनों से रेशे प्राप्त होता है। आलू परिवार, जिनसे आपको आलू, टमाटर, बैंगन, ये सारे प्राप्त होते हैं, तो ये आपको एक ये थोड़ा देख लेना, आलू परिवार, ठीक।
जूट परिवार जिनसे हमको जो है जूट प्राप्त होता है, ठीक। अलसी होगा, असली नहीं अलसी होगा, अलसी या तीसी इस परिवार का मुख्य फसल है, ठीक। सूर्यमुखी परिवार सूर्यमुखी जिस कुल का सदस्य हो, सूर्यमुखी परिवार हुआ। आपको रेंडी या अंडी, तो इस प्रकार का मुख्य फसल जो है अंडी है, ठीक, जिनको कैस्टोर बोलते हैं, ठीक। ये आप देख लेना, गूगल पे भी देख सकते हो इनका कैसा होता है इनको, ठीक, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से आप बोलोगे तो मैं आपको इमेज भी आपको साथ साथ कराते चलूँगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका चुकंदर परिवार। तो चुकंदर इस परिवार का प्रधान फसल है, ठीक। एक ही वीडियो में आपका सारा समाप्त करूँगा, परेशान मत हो, और वो भी शॉर्ट वीडियो में, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, और आपको एनसीईआरटी चुनने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कद्दू परिवार, कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज, परवल इस परिवार का मुख्य फसल, ये सब आपको देखना पड़ेगा, आपको पीडीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक। पीडीएफ आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये कर ले तो नो क्रैश कोर्स, नो ये कोर्स, नो वो कोर्स, और पूरा बीसीसी का कवर हो जाएगा, ठीक। इन्हीं से पूछता है, ठीक। कद्दू परिवार, तो कद्दू करेला इनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्याज परिवार, प्याज परिवार के अंतर्गत जो है प्याज लहसुन स्कूल का मुख्य फसल है, ठीक। प्याज लहसुन इसका मुख्य फसल है। गाजर परिवार, गाजर सौंफ जीरा धनिया इसका मुख्य फसल है। और आगे बात करें फसल के विशेष उपयोग के आधार पर देखिए, ठीक। तो हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस स्पेशल यूज ऑफ क्रॉप देखें, तो स्पेशल यूज जो एक आते हैं नगदी फसल, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक। ये आपको बता चुके हैं, ठीक। इनसे आवश्यकता को पूर्ति प्राप्त होता है, तुरंत बेचते हैं। क्या अंतर्वर्ती फसलें, ये आपको पता है कि जब मुख्य फसल जो असफल सिद्ध होता है, जब मुख्य फसल जो है अच्छे से नहीं होता है, तब जो है हम ऐसा फसल को लगाते हैं जो कि दूसरा मुख्य फसल को पकड़ने के लिए उगाई जाती है, ठीक। दूसरा मुख्य फसल को पकड़ने के लिए उगाया जाता है। अब बुआई के बीच किसी कारण खेत समय तक, और बुआई के बीच जो है खेत जो अधिक समय तक खाली रह जाता है, ठीक। तो उस बीच अवधि में तेजी से तैयार होने वाले फसल ही हम अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं खुद का लैंग्वेज में आपको बताऊँ, जैसे आपको मूंग उड़द चना ये दाल वाली फसलें, ठीक। दो फसल भी जब मक्का जब लगाते हैं उसमें दाल वाली फसल देते हैं ना, वही होता है ये, ठीक। सुरक्षा सीमा रोधी फसलें, जिससे सुरक्षा प्रदान हो, तो नाम से ही पता चलता है। कुछ फसलें खेत, ठीक, जो कि बॉर्डर के रूप में या जंतुओं की सुरक्षा के लिए मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती है, ठीक। रोधी फसलें हवा की गति को भी कम करती है। और कुसुम ऐसी फसलें प्रायः कांटेदार होती है। ये चने के खेत के चारों ओर कुसुम इसी होते हैं। देखिए ये क्या होता है सुरक्षा सीमा, जैसे एक हम आपको चना का खेत है, यहाँ पे एक चना का खेत है, और इनके बॉर्डर पे जो है बॉर्डर पे हम इसको हम ये फसल हम उगाते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। और ये क्या होते हैं, ये मूलतः जो है ये मूलतः कांटेदार होते हैं, ये मूलतः कांटेदार होते हैं। ओके, कांटेदार इसीलिए होते हैं कि ताकि कोई भी अगर पशु आता है इसको खाने का कोशिश करता है तो वो खा नहीं पाता है, ठीक, खा नहीं पाता है, और ये फसल को अच्छी तरह से उपज जाता है। और ये जो हवा, अगर अगर जो एयर इधर से हवा आता है तो हवा को जो है हवा का जो वेग होता है बहुत ही फास्ट होता है, इनको भी रोकने में ये मददगार होता है, ठीक। ये अंतर्वर्ती फसल होता है, ये सुरक्षा सीमा यही होता है। कीट आकर्षक फसलें, तो मुख्य फसल की कीटों से बचाने के लिए जो ऐसी फसल हम लगाते हैं फसल के चारों ओर, जो हानिकारक जीव से परे खरपतवार कीट पतंग को फंसाया जाता है, ठीक, जिस पर मुख्य फसल कीड़े आक्रमण करते हो, ठीक, वो होते हैं। मुख्य फसल कपास के चारों ओर, जो कपास है उनके चारों ओर भिंडी लगा देंगे, काटन रेड बग लगा देंगे, एक तंबाकू में जो है हम उनका नियंत्रण करने के लिए ऑर्बिंग के जो है आलू परिवार के पौधे द्वारा नियंत्रण। और इनका अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसमें बस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन कीटाकर्षक रूप से फसल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन रहेगा, आपका आंसर ही बता देता है, लाल गेंदा फूल, ठीक, लाल गेंदा फूल, ठीक, हो गया लाल गेंदा फूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आवरण फसलें। तो आवरण फसलें कवर क्रॉप, इस फसल को उगाने के लिए क्यों भूमि को अपरदन से बचाने के लिए जो इस फसल को उगाया जाता है, ताकि कि भूमि में जो है कोई कटाव नहीं हो, ठीक। इसका मैं आपको डिफिनेशन बता चुका हूँ। अब ये भी बोल सकते हो कि भूमि को मृदा कटाव से बचाने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलें बोई जाती है, जो आवरण फसल जिनको बोलते हैं, और इनको भूमि संरक्षी फसल भी बोलते हैं, भूमि संरक्षी फसल भी बोलते हैं, ठीक। और इनको उदाहरण की बात करें तो मूंग उड़द जितने दाल वाले हैं, मूंगफली बरसिम ये सारे हैं, ठीक, ये सारे हैं, सोयाबीन शकरकंद ये सारे हैं, ठीक। आगे आवरण फसलें। ऊर्जा फसलें क्या है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक ठीक, तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे इथेनॉल और अल्कोहल, ठीक। अब हम शराब पीते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलता है, तो इनके एग्जाम्पल आपको जट्रोपा, मक्का, आलू, टपियोका, गन्ना इत्यादि होते हैं। कास्ट फसलें क्या होता है, कास्ट फसलें का निर्माण जो है हम जिम्नोस्पर्म
जिम्नोस्पर्म द्विबीजपत्री होता है पौधे के संदर्भ में। ये आपको अच्छे से एक बार हमको बताना पड़ेगा, ठीक नहीं। ये आपको ये बुक की लैंग्वेज हो गया, तो इनको हम खुद के लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक। परेशान नहीं होने का, परेशान नहीं होने का, ठीक। तो ये आपको एक हरी खाद की फसलें अब बात करेंगे। हरी खाद की फसलें क्या होता है कि इसको उगाने के लिए नाइट्रोजन जो है बचत के, इसको हम नील हरित शैवाल भी बोल सकते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, इसमें जब नाइट्रोजन को 40 सबसे पहले इनको धान के खेत में जो है नील हरित शैवाल तो 50% बचत कर सकते हैं। लेकिन हरी खाद का अगर एग्जाम्पल पूछे, जितने दलहनी फसलें होते हैं वो सारे हरी खाद के अंदर आते हैं। आपको इस बार 12th में पूछा गया था हरी खाद के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको इनसे पहले हम आपको गेस क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा दिया था। तो हरी खाद की फसलें क्या होता है, तो हरी खाद की फसलें कुछ जो है समय तक उगाने के बाद नाइट्रोजन की बचत के लिए मिट्टी में दबा दिया जाता है, और दलहनी फसलों को ही अधिकतर हरी खाद के लिए उगाया जाता है। सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द क्या होता है, जब हम कोई भी खेती करते हैं तो उसके साथ साथ हम मूंग जो है दाल वाली फसलें भी हम लगाते हैं, दाल वाली फसलें भी उनके साथ हम लगाते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, जब ये फसल काट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका जब हम जोताई करते हैं तो इनको हम मिट्टी में दबा देते हैं, अच्छी तरह से मिला देते हैं, तो ये हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है, और इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है वो कम पड़ती है, ठीक। ये हरी खाद है। अब फसलों का पारिस्थितिक के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, ठीक। तो सबसे पहले आता है आपको जलोदभिद फसलें, हाइड्रोफाइट्स। यह फसलें बहुत अधिक पानी वाली जगहों पर पाई जाती हैं। इनके कुछ भाग जड़, प्रकंद आदि पानी के संपर्क में रहते हैं, जैसे संगाड़ा। अगर क्वेश्चन पूछा गया अधिक पानी चाहने वाला पसंदीदा पानी का पसंदीदा कौन फसल है, तो आपका आंसर देना सिंगाड़ा, ठीक। सिंगाड़ा कमल इस वर्ग का है, तो सिंगाड़ा ही आपका रहेगा, कमल नहीं रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक मुद्दा आपका शुष्कोद्भिद जेरोफाइट्स क्रॉप्स। तो ये फसलें जो बहुत ही सूक्ष्म वातावरण और भूमि में पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में या तो पानी कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक। जैसे नागफनी। अगर पूछा गया कि किन किन फसल को, निम्न में से किन फसल को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ता है, तो आपको बोल दोगे नागफनी। अगर आपको ऐसा रहा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक। नागफनी लिख देना। मध्योद्भिद फसलें मेसोफाइट्स। तो ये फसलें जो है सामान्यतः वातावरण भूमि में पाए जाने वाले फसल है। इन क्षेत्रों में ना तो पानी का कम होता है, ना ही प्रकाश की कमी होती है। जैसे धान, गेहूँ, सरसों, सरसी, ये सारे होते हैं मध्योद्भिद, ठीक। ये सारे होते हैं, ठीक। और एक होते हैं लवणोद्भिद। ये फसल विशेष जो है वातावरण भूमि में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जल एवं पानी, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक, और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड में जो है मैग्नीशियम सल्फेट में जैसे लवण की अधिकता होती है। और मुंबई, केरल, अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह, समुद्री तट, ये जहाँ पे लवणीय क्षेत्र होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक। इनके उदाहरण वो हुए, ठीक। कृषि महत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो इसका आप देख सकते हो बीज का आकार, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। तो बीज पे बात करेंगे तो बुआई का गहराई का संबंध बीज के आकार पर होता है। मोटे बीज अधिक गहराई पर देना चाहिए, और छोटे बीज जो है कम गहराई पर बोना चाहिए, ठीक। और ज़्यादा भी अधिक भी गहराई पे नहीं देना चाहिए ताकि वो सड़ जाए, और ऊपर भी नहीं देना चाहिए ताकि आपको चिड़ियाँ जो है उसको चुन के खा ले, ठीक। ऐसा भी नहीं देना चाहिए, ठीक। और छोटे बीज वाली फसल को गोभी, बरसीम, सरसों जो छोटे बीज होते हैं, इनके बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट वो आपको मध्य आकार बीज वाली फसलें, तो गेहूँ, धान जो ये मध्य आकार का होता है, ना ही बड़ा होता है आपको, ना ही छोटा होता है आपको, ना ही छोटा होता है आपका, ठीक। नेक्स्ट है आपको बड़े बीज वाली, तो मक्का, मटर, कपास, ये बड़े बीज वाले हैं। जड़ों की गहराई देखिए, डेप्थ ऑफ रूट्स। मिश्रित खेती एवं फसल चक्र में फसलों के चयन में अलग अलग गहराई से पोषक तत्व और नमी के अवशेष के आधार पर फसलों का चयन किया जाता है। कम गहराई फसलों के साथ ज़्यादा गहराई जड़ वाली फसलों को फसल चक्र में रहकर बेहतर नमी और पोषक तत्व प्रबंधन प्राप्त होता है। जड़ों के आधार पर जो है फसल को वर्गीकरण किया गया है। एक तो उथली जड़ वाली जैसे धान, गेहूँ, एक है गहरी जड़ वाली, ठीक, दीप्त क्रॉप जिनको बोलते हैं अरहर, कपास, ज्वार, ठीक। आपको अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, पहला क्वेश्चन आप बताओ, आपका फर्स्ट चैप्टर से है ना, तो आप पहला क्वेश्चन बताओ। आपका आप जितना मैं बता चुका हूँ अभी वही उन्हीं के अंतर्गत पूछूंगा, उनसे बाहर नहीं। आप बताइए हरी खाद वाला जो है दो फसल का एग्जाम्पल बताइए, ठीक। मैं 2 बार पूछा हूँ तो 2 बार आपको बताना है, ठीक। अब बताना है आपको कि कंद वाली फसल जो है, कंद वाली फसल का एक उदाहरण बताइए, ठीक। शर्करा वाली फसल का एक उदाहरण बताइए, ठीक।
आपको और आपको बताना है सब्जी वाले फसल का एक उदाहरण बताना है आपको, सारे जितना पूछे आपको सारे बताना है, ठीक, ये सारे बताना है आपको। अधिक पानी सहन करने वाला फसल कौन सा है? एक सिंघाड़ा, दूसरा आपका हो गया नागफनी। चलिए बताइए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जड़ पर ग्रंथियां की बात करेंगे हम, ठीक। जड़ पे जो है ग्रंथियां, और उनसे पहले मैं बता दूं, अगर ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो इनका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो आपको ही करवाएंगे, आप परेशान मत हो, और आप कर लोगे, ये भी पता है, क्योंकि जितना मैं बताया अभी तक, आप अगर एक एक पॉइंट सुने होंगे तो आपको जो है ये करने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो जड़ पर ग्रंथियां की बात करें तो मिट्टी और नाइट्रोजन की मात्रा में दलहनी फसल के प्रयोग में वृद्धि होती है, ठीक, क्योंकि इनकी जड़ों पर जो है जीवाणुओं द्वारा ग्रंथियों का निर्माण किया जाता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन जो है एकत्रित करती है और पौधे की आपूर्ति करती है। इसके आधार पर दो वर्ग में बांटा गया, कितने, दो वर्ग में बांटा गया। फर्स्ट जो है दलहनी, दूसरा था अदलहनी। दलहनी क्या, जिसमें दाल इंक्लूड हो, जैसे मटर, चना, मूंग, सनई, ढेंचा, और अदलहनी जिसमें दाल नहीं हो, गेहूं, धान, ज्वार, ये सारे इनके अंतर्गत है। पानी की आवश्यकता, वाटर रिक्वायरमेंट, तो फसलों को जल की आवश्यकता के आधार पर बांटा गया आपको। अधिक पानी सहन करने वाला जो कि धान, सिंघाड़ा का, और आपको जो है अधिक सिंचाई चाहने वाला कौन है, तो गन्ना, आलू, सब्जियां, बरसिम, ये सारा पूछा जाएगा आपको, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 12th में और बीसीसी में भी। औसत सिंचाई चाहने वाला कौन है, तो गेहूं की ऊंची जातियां, मक्का, जौ, जई, ठीक। और कम सिंचाई चाहने वाला कौन है, चना, मटर, अरहर, बाजरा, कपास, ठीक। और बात करें सूखा सहन करने वाला कौन है, ज्वार, ग्वार, बाजरा, कपास, सामवा। मृदा समूह व मृदा बनावट की बात करें तो मृदा समूह, मृदा कणों जैसे टेक्सचर है आधार पर इन फसलों को जो है निम्न प्रकार से बांटा गया। मटियार भूमि, धान, मटियार भूमि की फसल कौन है, धान, कपास, चना, ठीक, ठीक। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछेंगे, ठीक, इसलिए इनका पीडीएफ आप लोग निकाल लेना यार, मैं बोल रहा हूँ आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक। दोमट भूमि की फसलें क्या होता है, तो सभी फसलें दोमट भूमि का होता है, जितने आप अभी तक देखे हो। दोमट बलुआर भूमि की फसलें होता है, और इसके आलू, गाजर, शलजम, ये सब दोमट और बलुआर भूमि की फसलें हैं, ओके। अब यहाँ देखिए रेतीली भूमि की फसलें, खरबूजा, तरबूजा, ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, और ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। क्रॉप्स ऑफ यूजर सॉइल्स ये नहीं पूछा जाता, फिर भी देख लो, धान, चुकंदर, कपास, ठीक। मृदा कटाव से बचाने के लिए जो है निम्न प्रकार से, एक तो मृदा कटाव मैंने मक्का, सरसों, अंडी, अरहर। मृदा कटाव को घटाने वाली, ये बढ़ाने वाली, घटाने वाली मूंग, लोबिया, गेहूँ, इनके अंतर्गत आते हैं। फसल की जातियाँ को वर्गीय क्लासिफिकेशन, क्रॉप्स वेराइटीज़, तो सबसे पहले संकर ओज, एक होता है हाइब्रिड, एक होता है आपको हाइब्रिड वैरायटीज, हाइब्रिड विगवर, संकर ओज, संकर किस्म, और संकरित किस्में, नॉन हाइब्रिड वैरायटीज। उपयोगिता, यूटिलिटी, चारे की किस्में, फोडर वैरायटीज। अनाज की किस्में जो है ग्रेन वैरायटीज होते हैं, ठीक। प्लीज क्लिक हियर एंड ओपन टेलीग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुपयोग की किस्में, तो अदर वैरायटीज आपको देख लीजिए, उपज होगा, अधिक उपज प्रदान करे किस्में होंगे, कम उपज, ये सब आप पढ़ लो खुद से, नहीं पढ़ा देता हूँ, आप लोग कष्ट क्यों। मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक, आपको निम्न उर्वरा मृदा की किस्में, लो फर्टिलिटी वैरायटीज। अवधि, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, अर्ली वैरायटीज, ठीक। अगेती किस्म, मध्यम वैरायटीज, मीडियम किस्म, पिछेती किस्म, लेट वैरायटीज। रोग, डिजीज, रोग अवरोधी जातियाँ, डिजीज रेसिस्टेंट, ठीक, ये सारे हैं। दाना झड़ना, सेटरिंग, मॉइस्चर, नमी, ड्राफ्ट इंजिक्यूरिंग, ड्राफ्ट रेसिस्टिंग, ठीक। टॉलरेंस वैरायटीज, रोग को सहन करने वाला, गुच्छेदार किस्म, फैलने वाली किस्म, ठीक, ये सारे हैं, ठीक। बोनी किस्म, तो आप बताइए गेहूं का जो है बोनापन का कारण बताइए, गेहूं का बोनापन का कारण बताइए कमेंट सेक्शन में, आपका 12th का क्वेश्चन था। चलिए अब 1 घंटा के अंदर ही मैं समाप्त करना चाहता हूँ इनको। फसल के अधिक पैदावार के लिए आवश्यक है, समाप्त हो गया आपका, मेनली आपका समाप्त पर, ये समाप्त के कारागार पे, और आपको क्वेश्चन आपको करना है, चाहे वो 5 मार्क्स हो या 2 मार्क्स हो, जितना बताया हूँ उनसे वही है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अगर आप पूरा देखे हो तो आप प्रश्न कर लोगे। तो फसल के अधिकतर पैदावार के लिए आवश्यक है, अधिकतर अगर फसल का पैदावार होगा तो ये जो जितने ऊपर आपको पॉइंट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो प्रश्नावली जो कि हमारे 12th का फर्स्ट चैप्टर का है, तो बताइए इसमें से कौन उत्तेजक फसल है, तो उत्तेजक फसल किसे कहते हैं, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए उत्तेजक फसल किसे कहते हैं, जिससे हम लोग को उत्तेजना होती है, ठीक। इनके में चाय, कॉफ़ी, तो इसमें कौन से होंगे, प्याज नहीं होंगे, अदरक नहीं होंगे, तेज़पत्ता नहीं होंगे, इनको ऑप्शन चाय होगा। तो ऑप्शन में आप आंसर करिए फिर टिक करिएगा, ठीक।
इनमें से कौन कीट आकर्षक रूप में प्रयोग किया जाता है? आपको बताया था कि इससे एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो चलिए आंसर करिए। कुसुम नहीं, उड़द नहीं, जियोट्रोपी नहीं, लाल गेंदा फूल, यस, ठीक। तो चलिए आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक। आपको सारा आप ही को करना है। अब मैं बताऊंगा भी नहीं आपको कुछ, आपको बस करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव में मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है, ठीक। बताइए फसल की परिभाषा लिखिए, जल्दी से आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक। कुछ नहीं, और आलसपनी नहीं, आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगदी फसल क्या है, इनको बताइए आप। नगदी फसल किसे कहते हैं उनको बताइए आप, हम बता चुके हैं। और इनके उदाहरण भी बताइए, और इनके उदाहरण भी, इनके उदाहरण भी। आवरण फसलें क्या होता है इनको बताइए, उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल का आर्थिक दृष्टि का वर्गीकरण करिए, ठीक। आर्थिक दृष्टि से वो भी बताया गया है, देखिए ऊपर वीडियो देखिए, फिर आप करिए, ठीक। आपको अच्छे से बताया गया है। अंतर्वर्ती फसल क्या है, और कीट आकर्षक फसल क्या है, इनको बताइए, ठीक। कीट आकर्षक फसल का उदाहरण तो यहाँ पर आप देख ही लिए हो, चलिए बताइए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक। जितने आप ये सारे देख रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी कर लो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो मिशन एग्री आपके लिए आज ये जो आप देख रहे हो, आज जो आप देख पा रहे हो, ये आपको ये हुआ समाप्त। आपका फर्स्ट चैप्टर आपका जो है, फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ, जो हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ आज। तो बताइए कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और पीडीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और मैं नहीं दे सकता पीडीएफ, उसका आपको कारण पता है, वो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक जो कि इंग्लिश वाले के लिए भी होगा, ठीक। क्योंकि आज हिंदी का था तो कल इंग्लिश होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए यार, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। देखो 1 घंटे के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया आपका फर्स्ट चैप्टर, टोटल का टोटल। ओके ओके, थैंक यू। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं उनको आपको सॉल्व 100% मैं सॉल्व उनको कराऊँगा आपको, ठीक। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।